नमस्कार साथियों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपन जो जिला दर्शन की श्रृंखला पढ़ रहे थे, उसी जिला दर्शन की श्रृंखला में आज अपन अगला जो जिला पढ़ने जा रहे हैं वो जिला है नीम का थाना। नीम का थाना मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र का ही भूभाग है और शेखावाटी के दो जिले सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ है। और नीम का थाना में कौन कौन से उपखंड आ गए हैं, कौन कौन सी तहसीलें आ गई है, कौन से दो जिलों से ये विभाजित होकर जिला बना है और इसमें मुख्य रूप से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भूभाग आया है, सांस्कृतिक दृष्टि से क्या इसमें शामिल हुआ है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप क्लास को देखने के बाद में जितने भी जिले करवाए हैं उनको भी एक बार पूरा देख लें। जिला दर्शन से संबंधित अपन इंपॉर्टेंट जो जानकारी वो पढ़ रहे हैं और जब उसके विस्तृत डाटा आ जाएंगे उसके बाद में अपन पूरा विस्तृत रूप से उन जिलों को और पढ़ लेंगे। तो अभी अपन नीम का थाना जिला पढ़ने जा रहे हैं। नीम का थाना जो जिला है वो कहाँ पर है? ये शेखावाटी भूभाग में झुंझुनू और सीकर से अलग होकर ये जिला बना है। अब इसकी सीमा यहाँ पर तो हरियाणा से लग रही है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला इसे सीमा बनाता है। यहाँ पर है झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड जिला। ये चार जिले राजस्थान के इससे क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कितने जिले इससे सीमा बनाते हैं? 4 जिले इससे सीमा बनाते हैं। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये झुंझुनू के तो 2 भूभाग, खेतड़ी और उदयपुर वाटी। खेतड़ी और उदयपुर वाटी ये 2 झुंझुनू के भूभाग शामिल किए गए हैं। जब झुंझुनू की 2 ये तहसीलें ही हैं, दोनों उपखंड भी है। और सीकर का कौन सा? पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर, ये 3 क्षेत्र किससे शामिल किए गए हैं? सीकर जिले से। अब इसमें कितने उपखंड है? तो 4 उपखंड है इसके अंतर्गत। तहसीलें कितनी हैं? 5 तहसीलें आती है। उपखंड में नीम का थाना, श्री माधोपुर, ये 2 तो कहां से आते हैं? 2 किससे शामिल किए गए हैं? सीकर जिले से। और उदयपुर वाटी और खेतड़ी ये किससे शामिल किए गए हैं? झुंझुनू से। कहां से शामिल किए गए हैं? झुंझुनू से। तहसीलें नीम का थाना, पाटन और श्री माधोपुर, ये 3 तहसीलें कहां से ली गई है? तो सीकर जिले से। कहां से शामिल की गई? सीकर से। उदयपुर वाटी और खेतड़ी ये 2 तहसीलें शामिल की गई है झुंझुनू से। कहां से शामिल की गई है? झुंझुनू से। अब अगली और इसमें सामान्य रूप से बात करें इसकी तो इसका निर्माण 2 जिलों से हुआ है, सीकर व झुंझुनू से। इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है? तो इसमें 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? श्री माधोपुर है, नीम का थाना है, श्री माधोपुर है, नीम का थाना है, उदयपुर वाटी है, पाटन है और खेतड़ी है। ये 5 तहसीलें। उपखंड कितने हैं? 4 उपखंड है। कौन कौन से? श्री माधोपुर, नीम का थाना, खेतड़ी और उदयपुर वाटी। इसके अंतर्गत अपन बात करें प्रमुख स्थलों की तो श्री माधोपुर प्रमुख स्थल है जिसके अंदर पंचारी की हवेली है। इसके अलावा बात करें उदयपुर वाटी, जहां पर जोगीदास की सत्री और शाकंभरी माता का मंदिर है। और क्या है उदयपुर वाटी में? लोहारगल, ये उदयपुर वाटी के प्रमुख क्षेत्र। खेतड़ी सिंगाना में तांबे की प्रसिद्ध खान है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 ईस्वी में ये स्थापित वो है। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है यहाँ पर। इसके अलावा अपन बात करें सामान्य रूप से तो खेतड़ी के अंदर इस नीम का थाना में क्या क्या प्रमुख स्थल है? नीम का थाना। अब नीम का थाना की अपन बात करें तो इसमें प्रमुख स्थलों की भी बात करेंगे, इसकी सामान्य जानकारी के भी बारे में बात करेंगे। तो नीम का थाना, नीम के थाने में मुख्य रूप से सीमावर्ती जिले। तो इसके सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो इसके सीमावर्ती जिले हैं 4। कौन कौन सा है? तो नंबर 1 तो अपना कौन सा है? तो वो है सीकर। दूसरा यहां पर प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, जिला कौन सा है सीमावर्ती? तो वो है झुंझुनू। तीसरा जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। चौथा इसका सीमावर्ती जिला कौन सा है? तो सीमावर्ती जिला है वो है कोटपुतली बहरोड के साथ भी इसकी सीमा लगती है, कोटपुतली बहरोड। अब इसकी बात करें और सामान्य रूप से तो
ये एक कैसा है, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है, ये अंतःस्थलीय नहीं है बल्कि अंतरराज्यीय है। तो अंतरराज्यीय ये सीमा किसके साथ बनाता है, तो ये सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। किसके साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ में। नीम का थाना, नीम का थाना के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, तो सीमावर्ती जिले कितने हैं, 4 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बेरोड जिला। इसका अंतर्राज्यीय सीमा ये किसके साथ बनाता है, तो ये हरियाणा के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, हरियाणा के साथ में। अब अगली और बात करें इसका, तो इसके और प्रमुख रूप से यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु, और साथ में कृषि जलवायु, कृषि जलवायु। अब कृषि जलवायु इसकी कैसी है, कृषि जलवायु प्रदेश कौन से में यह आता है, तो कृषि जलवायु प्रदेश। यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी, ये किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर इसकी बात करें, इसकी वनस्पति कैसी है, वनस्पति। इसका अपवा क्षेत्र कौन सा है, अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र। नीम का थाना का अपवा क्षेत्र है वो स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। और प्रमुख नदी कौन सी है, नदी। तो इन सब की अपन बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख स्थल कौन से हैं। तो जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है ये अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। किस प्रकार की जलवायु है, तो ये अर्ध शुष्क जलवायु में स्थित है, अर्ध शुष्क जलवायु में। और कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये सेकंड ए के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सेकंड ए के अंतर्गत आता है। मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो इसकी मिट्टी पाई जाती है धूसर सिरोजम मिट्टी, धूसर सिरोजम मिट्टी, धूसर ऑब्लिक सिरोजम मिट्टी। ये बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत आने के कारण इसे धूसर या सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर मुख्य रूप से स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। अपवा तंत्र, इसका अपवा तंत्र ये कौन से में शामिल है, तो इसका अपवा तंत्र तोरावाटी कहलाता है। कौन सा कहलाता है, तोरावाटी। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, तो इस जिले की प्रमुख नदी है वो है कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी। तो इसमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कांतली नदी प्रवाहित होती है। अब इसकी और सामान्य रूप से बात करें कि जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है, अपवा तंत्र और नदी की बात आ गई है। तो इस क्षेत्र की नदी की अपन बात करें तो इस रूप से ये नीम का थाना जो कि यहाँ पर सीमा बनाता हुआ हरियाणा से, तो इसके रूप में मुख्य रूप से कौन सी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर खंडेला की पहाड़ियाँ को, जो कि सीकर का भाग है और जिसका भाग नीम का थाना में भी है। और यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम क्या है, कांतली नदी, जो कि झुंझुनू और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। और इस नदी का नाम है, यह नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। और इस कांतली नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सी सभ्यता है, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है और कौन सी सभ्यता है। तो यहाँ पर इस पे एक बांध बना हुआ है नीम का थाना में, उसका नाम है कोट बांध। कौन सा बांध है इस पे, कोट बांध। कांतली नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो कौन सा बांध बना हुआ है, कोट बांध। और कहाँ पर बना हुआ है वो, तो वो बना हुआ है नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना। और नीम का थाना में ये कोट बांध बना हुआ है और इसी के आगे नीम का थाना में इसके किनारे एक सभ्यता भी है। तो वो सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। अब गणेश्वर सभ्यता की बात की, कांतली नदी के किनारे है और इसका उपनाम क्या है, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी,
ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो किसे गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इसके साथ में बात करें इसका उत्खनन किसने किया, तो उत्खनन की बात करें तो आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल। और साथ और कौन व्यक्ति थे? तो और थे विजय सिंह। और कौन थे? विजय सिंह। आर.सी. अग्रवाल और विजय सिंह ने किया। कब किया? तो इसका उत्खनन किया था 1978 में। और यहाँ पर मछली पकड़ने के औजार और तांबे से बने औजार भी प्राप्त हुए। तो गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में स्थित है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इस पे कोट बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? कोट बांध बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो नीमका थाना में प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? प्रमुख क्षेत्र। तो अब इसके प्रमुख स्थलों की बात करें। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं नीमका थाना में? तो प्रमुख स्थलों में सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस स्थल की, वो स्थल कौन सा है? अपना नंबर 1। नंबर 1 पे स्थल जो आता है उसका नाम मैं लूंगा पाटन। नीमका थाना में प्रमुख स्थल आता है पाटन। अब इस पाटन की बात करें तो इस पाटन की स्थापना किसने की? पाटन की स्थापना, ये तो दिखेगा नहीं शायद। पाटन की स्थापना किसने की? तो पाटन की स्थापना की थी 975 ईस्वी में। 975 ईस्वी में हमीरदेव तंवर ने। हमीरदेव तंवर ने इसकी स्थापना की, इसलिए इसका नाम भी पाटन रखा गया। और पाटन का बात करें तो पाटन का महल प्रसिद्ध है। पाटन का महल प्रसिद्ध है। पाटन में प्रमुख स्थलों में पाटन का महल प्रसिद्ध है। यहाँ पर पाटन का युद्ध भी हुआ था। पाटन का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? तो पाटन का युद्ध किसके मध्य और कब हुआ था? तो पाटन का युद्ध हुआ था 20 जून 1790 ईस्वी। 1790 ईस्वी पाटन में हुआ था। और ये कहाँ पर और हुआ किसके मध्य? स्वाई प्रताप सिंह और सामने थे मराठा सरदार कौन थे? महादजी सिंधिया और स्वाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। तो कहाँ हुआ था ये हुआ था पाटन। अब पाटन प्रमुख स्थल है। स्थापना 975 ईस्वी में हमीरदेव तंवर ने की थी। पाटन का महल प्रसिद्ध है। साथ में पाटन का युद्ध हुआ था 20 जून 1790 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया। अब पाटन प्रमुख स्थल है। इसके अलावा यहाँ प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसके अलावा यहाँ प्रमुख स्थल की बात करें तो दूसरा स्थल अपन देखें उदयपुर वाटी में कौन कौन से क्षेत्र? तो उदयपुर वाटी में अपन बात करें तो उदयपुर वाटी में एक तो प्रमुख स्थल आता है सकराय माता मंदिर। सकराय माता मंदिर। और यहां पर उदयपुर वाटी में क्या है? तो इसके अलावा उदयपुर वाटी में बात करें जोगीदास की सत्री। इसके अलावा यहां पर प्रमुख स्थल की बात करें तो लोहारगल। और लोहारगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहारगल कहा जाता है यहां पर पांडवों के हथियार गल गए थे। इसलिए इसका नाम लोहागलना, हथियार गल गए थे। और लोहारगल किसकी प्रमुख पीठ मानी जाती है? तो लोहारगल में जो प्रमुख पीठ मानी जाती है वो मानी जाती है रामानंद संप्रदाय की। रामानंद संप्रदाय
अब रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो मानी जाती है गलताजी जयपुर, और दूसरी कौन सी, लोहारगल मानी जाती है। अब इसके अलावा प्रमुख स्थल माने तो तीसरा प्रमुख स्थल मानेंगे अपन नीम का थाना। नीम का थाना में प्रमुख स्थल नीम का थाना, जो कि जिला मुख्यालय भी है, नीम का थाना। अब नीम का थाना, इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या स्थल है, तो पहली बात तो जिला मुख्यालय है। नीम का थाना जिला मुख्यालय है, ये जिला मुख्यालय। और यहाँ पर इसका नाम नीम का थाना इसलिए रखा गया, कहा जाता है कि ये यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, संप्रदाय का प्रमुख स्थल, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल एक तो कौन सा है, प्रमुख पीठ वो सलेमाबाद में है, प्रमुख वो सलेमाबाद अजमेर में है। दूसरा कहाँ पर है, तो नीम का थाना। नीम का थाना की बात करें तो यहाँ पर और क्या है, कोट बांध। कोट बांध, कोट बांध कहाँ पर है, नीम का थाना। और यहाँ पर क्या है, तो और यहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो वो नीम का थाना में है। अगला प्रमुख स्थल बात करें तो अगला यहाँ पर प्रमुख स्थल है जिसका नाम अपन लेंगे 4 नंबर, श्री माधोपुर। श्री माधोपुर, श्री माधोपुर में एक ही मुख्य रूप से एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर है पंचारी की हवेली। पंचारी की हवेली, पंचारी की हवेली कहाँ पर है, तो पंचारी की हवेली कहाँ पर है, श्री माधोपुर। अब अगला जो अपना प्रमुख स्थल आता है वो है खेतड़ी। वो कौन सा है, खेतड़ी। अब खेतड़ी, अब इस खेतड़ी के अंदर मुख्य रूप से काफ़ी जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो खेतड़ी ये मुख्य रूप से प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी है। स्थापना की बात करें, स्थापना खेत सिंह चौहान ने की थी, इसलिए नाम खेतड़ी रखा गया, खेत सिंह चौहान। और बात करें प्रमुख यहाँ स्थल खेतड़ी के अंदर, तो यहाँ पर है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल, खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया, तो खेतड़ी महल का तो निर्माण कौन करवाते हैं अपने, खेतड़ी महल निर्माण भोपाल सिंह। निर्माण भोपाल सिंह। और जबकि बात करें खेतड़ी किला, खेतड़ी किला, तो खेतड़ी किले का निर्माण कौन करवाएंगे, तो अजीत सिंह। खेतड़ी किला, खेतड़ी किले का निर्माण कौन करवाएंगे, तो खेतड़ी किले का निर्माण करवाएंगे अजीत सिंह। और इसी खेतड़ी महल के अंदर कौन रुके थे, खेतड़ी महल के अंदर रुके थे अजीत सिंह के दोस्त थे स्वामी विवेकानंद। तो ये वो यहीं पर खेतड़ी महल में रुके थे, जिस खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया, भोपाल सिंह ने। तो प्रमुख स्थलों में अपन ने देखा खेतड़ी, श्री माधोपुर है, नीम का थाना है, पाटन है और उदयपुर वाटी है। ये यहाँ के प्रमुख स्थल थे। अब इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख रहे हो नीम का थाना में कौन सा प्रमुख स्थल है, तो ये प्रमुख स्थल है, इसका नाम है कोट बांध। ये कोट बांध कहाँ पर था, नीम का थाना में था, जो कि कांतली नदी पर है। ये कोट बांध नीम का थाना में प्रमुख स्थल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, तो ये खेतड़ी महल, इस खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था, तो खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था, अभी अपन ने पढ़ा है। और इसी खेतड़ी महल में कौन रुके थे, तो इसमें कौन रुके थे, विश्राम। तो इस महल में विश्राम किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने विश्राम किया था, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद किस महल में रुके थे, तो खेतड़ी महल में रुके थे। और इसी के किनारे कौन सा तालाब है, तो इसके किनारे कौन सा महल है, तो इसके किनारे तालाब कौन सा है, तो वो है किनारे तालाब, तो वो है पन्नासा तालाब। पन्नासा तालाब, पन्नासा तालाब किस महल के किनारे है, तो खेतड़ी महल।
अगला ये खेतड़ी का किला, खेतड़ी के किले का निर्माण करवाया था, वो करवाया था अजीत सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? इस किले का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अगला यहां पर है ये खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना तांबे की प्रसिद्ध खान है। खेतड़ी सिंगाना तांबे की क्या है? प्रसिद्ध खान है। और इसके अलावा ये रहा पाटन का महल। पाटन का महल, ये पाटन प्रमुख स्थल था, पाटन का महल है ये। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग अधिक होती है पाटन के महल में। और ये है श्री माधोपुर, जहाँ पर पंचारी की हवेली भी है। और श्री माधोपुर विशेषकर पवन ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है, पवन ऊर्जा और हवेलियों के लिए। पवन ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से शेखावाटी के क्षेत्र में सीकर का हर्ष पहाड़ी प्रसिद्ध है। ये हर्ष पहाड़ी और श्री माधोपुर ये वर्तमान में नीम का थाना में है। और गोरीर क्षेत्र पूछे तो वो झुंझुनू में है, जो कि गोरीर क्षेत्र भी प्रमुख रूप से था। ये सकराय माता मंदिर, सकराय माता मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर वाटी। कहाँ पर है? उदयपुर वाटी, ये सकराय माता मंदिर। अगला ये मुख्य रूप से ये है क्षेत्र कौन सा? जोगीदास की छत्री उदयपुर वाटी। जोगीदास की छत्री उदयपुर वाटी, ये जोगीदास की छत्री है उदयपुर वाटी में। अगला है ये पंचारी की हवेली। ये कौन सी हवेली है? पंचारी की हवेली। और पंचारी की हवेली कहाँ पर है? पंचारी की हवेली श्री माधोपुर, श्री माधोपुर में। पंचारी की हवेली श्री माधोपुर, श्री माधोपुर। तो ये मुख्य रूप से नीम का थाना शेखावाटी क्षेत्र में आता है। और इसके बारे में अपने सामान्य जानकारी और उसके नवीनतम आंकड़ों से, कौन से जिलों से विभाजित हुआ, कौन से जिलों से सीमा बनाता है, कौन से राज्य से सीमा बनाता है, प्रमुख स्थल कौन से थे, कौन सी सभ्यता, ये सामान्य रूप से पूरी जानकारी अपने पढ़ ली एक बार में। अब इस प्रकार से जिला दर्शन की श्रृंखला में आप लगातार जुड़े रहें। और जिन जिलों को आपने नहीं पढ़ा है उन जिलों को भी एक बार आप प्लेलिस्ट से वापस देख लें। ये आपके लिए सभी भर्तियों के लिए कारगर साबित होंगे। तो जिला दर्शन की श्रृंखला में अपन लगातार बनेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।